नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज की कौन कौन सी अहम खबरें हैं जरा आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले उन 5 अहम खबरों पर डालते हैं नजर जो आज हम इस खास पेशकश में लेकर हाजिर हुए। सबसे पहले बात ग्राउंड जीरो पर धामी की करेंगे। एक तरफ पहाड़ की चुप्पी थी, दूसरी तरफ मलबे के नीचे आती टूटी बिखरती आवाजें, जैसे कोई जिंदगी अब भी सांसें ले रही हो। धराली की वादियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल दहला दिया। चीखे, सन्नाटा और बीच में राहत कार्य में जुटी टीमें। हालात बेहद गंभीर रहे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, मलबे के बीच फंसे लोगों के परिजनों से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया। लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है। क्या कोई जिंदा निकलेगा? पूरी खबर बस कुछ ही पलों में आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र एक थप्पड़ कांड के करेंगे। दरअसल एक भीड़ थी, फूलों की माला थी और मंच की ओर बढ़ते नेता के चेहरे पर अचानक पड़ा एक ऐसा तमाचा जिसने सबको सन्न कर दिया। रायबरेली के चौराहे पर जो कुछ हुआ वो महज एक हमला नहीं था, वो लोकतंत्र की गरिमा पर सीधा प्रहार था। सवाल यह है कि क्या ये कोई साजिश थी या हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर था या किसी विचारधारा पर? और सबसे अहम, आरोपी कौन है और किसके इशारे पर यह हुआ? पूरी कहानी अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे सड़कों पर संस्कार की। वो सिर्फ पानी नहीं था, जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य सैलाब में डूब गया हो। सड़कों पर धुएं की लकीरें थीं और कंधों पर अपनों के अंतिम विदाई का बोझ। गंगा का उफान ऐसा कि शमशान घाट तक निगल गई। अब लोग सड़कों पर कर रहे हैं संस्कार। आंखों में आंसू, हाथों में चिता की लकड़ियां और दिल में एक ही सवाल, आखिर ये कब थमेगा? दर्द की इस गहरी और गहराती तस्वीरें आपके बीच कुछ देर के बाद लेकर होंगे हाजिर पूरी खबर। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र कबूतर कानून और शिकंजे का करेंगे। दरअसल वो बस उड़ते थे, ना किसी सीमा में ना किसी जुर्म के खौफ में, लेकिन अब परों की उस आजादी पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई की गलियों में कुछ ऐसा घटा है जिसने इंसान और परिंदों के रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। क्या अब दाना डालना भी अपराध है? क्या मोहब्बत पर भी कानून की सख्ती चलेगी? एक बुजुर्ग पर एफआईआर, सैकड़ों पर फाइन, आखिर क्यों? पूरी कहानी थोड़ी देर में। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे, अहम मुलाकात का करेंगे। एक बंद दरवाजा खुला और सामने थी 2 आंखों में छलकती हुई नमी, 2 हथेलियों में थरथराते हुए स्पर्श और एक ऐसी तस्वीर जिसने सबको थम जाने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये था वर्षों का दर्द, विश्वास और संघर्ष का मिलन। मालेगांव केस के फैसले के बाद भोपाल में जो हुआ उसने राजनीति से ज्यादा रिश्तों की गहराई को उजागर किया। पूरी कहानी अब बस कुछ ही देर में आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे आज हम विस्तार से नजर। जाते जाते बात पते की आपके बीच। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत जाहिर तौर पर उत्तराखंड का करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की हसीन वादियां जहां आम तौर पर पर्यटकों की भीड़ होती थी, इन दिनों खामोश हैं। और इस खामोशी में छिपा है एक ऐसा तूफान जिसने न केवल रास्ते मिटा दिए बल्कि अपनों से बिछड़ने का दर्द भी दे दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल के उस इलाके की जहां राहत और बचाव कार्य अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। आज तक दरअसल लगातार ग्राउंड जीरो पर आज खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, बीती शाम एक तेज बहाव वाले झरने ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक मजबूत सीमेंट का पुल जो धराली को हर्षिल से जोड़ता था, देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। इस पुल के टूटने का मतलब है राहत और बचाव कार्य वहीं रुक गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गंगनानी तक तो पहुंच गई, लेकिन इसके आगे का रास्ता अब भी केवल एक खुली खाई है जिसे पार करना फिलहाल नामुमकिन है। भारी मशीनरी, बड़ी राहत गाड़ियां, मेडिकल टीम सब इस खाई के इस पार खड़ी हैं और उस पार वो लोग जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की।
इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी में हैं वहां के स्थानीय लोग, जिनके घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए, जो अब अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। बिजली नहीं, मोबाइल सिग्नल नहीं, मतलब ना कोई खबर बाहर जा पा रहे हैं और ना ही कोई जानकारी अंदर आ पा रही है। सोचिए वो माँ जो बेटे का इंतजार कर रही है, वो बूढ़ा पिता जिसने नहीं पता कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं, वो बच्चे जो हर आवाज पर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं लेकिन शायद कोई उन्हें लेने नहीं आएगा। प्रशासन कोशिश में जुटा है एक वैकल्पिक पुल या अस्थायी रास्ता बनाया जा सके। इसके लिए इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर है, लेकिन तेज बहाव, भारी बारिश और लगातार आते बोल्डर्स और मलबा हर कोशिश को मुश्किल बना रहे हैं। हालांकि उम्मीद अब भी जिंदा है। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन, रेस्क्यू टीम सब मिलकर इस संकट को पार पाने की जद्दोजहद में है। सरकार ने वादा किया कि जल्द से जल्द अस्थायी पुल तैयार किया जाएगा और गंगनानी के आगे राहत टीमों को पहुंचाया जाएगा। उत्तरकाशी का ये इलाका जो हमारी संवेदनशीलता, हमारी तकनीक, हमारी व्यवस्था की परीक्षा ले रहा है। ये सिर्फ एक पुल नहीं टूटा है, टूट गया है उस भरोसे का हिस्सा जो हर आपदा में राहत की पहली उम्मीद होता है। अब जिम्मेदारी हमारी है, प्रशासन की है, सिस्टम की है और हम सब की है कि इस भरोसे को फिर से जोड़ा जाए। धराली से हर्षुल के बीच इस खाई को पाटना सिर्फ भौगोलिक जरूरत नहीं है बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है, क्योंकि यहाँ उस पार अब भी कोई इंतजार कर रहा है, मदद का, अपनों का और हमारी आवाज का। की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। दरअसल ये सिर्फ मलबा नहीं, ये जमीन के भीतर दबे हुए हजारों जज्बातों का घर है। छोटे छोटे कदम, फफकती आवाजें और सहमे हुए चेहरों के पीछे छुपा दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बचाव दल हर बार जो मिट्टी हटाते हैं वहां उम्मीद के नए सूरज को जन्म देता है, मगर वक्त भी नहीं रुक रहा और हम सबकी सांसें भी थमी हैं। राहत कार्य जारी है। दमकल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय बचाव टीमें हर मुमकिन कोशिश में जुटी हैं। कहीं भी फंसे हुए लोग हिम्मत ना हारे, लेकिन हर पल एक नई चुनौती है। मलबे के नीचे दबे लोगों की आवाजें कभी कभी टूटती हुई, कभी कभी जिंदा होने की आहट से भरपूर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस दर्दनाक स्थल पर आए, पीड़ितों से मिले, उनके आंसुओं को पोंछा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, वादा किया। ये एक लड़ाई है जिंदगी और मौत की, उम्मीद और निराशा की, इंसानियत और प्रकृति की। हमारी प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस भयंकर हादसे में फंसे हैं। हर एक जीवन कीमती है, हर एक मुस्कान हमारे लिए अनमोल है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राहत और बचाव कार्य प्रयास सफल होंगे ताकि धराली की धरती फिर से हंस सके, फिर से जी सके। ये कठिन समय है, लेकिन हम साथ हैं, मन में उम्मीद और दिल में हिम्मत लेकर हम हर पल उनके साथ हैं।
भराली की इस घड़ी में हर इंसान की जिंदा दिली की मिसाल बनकर हम सभी एकजुट हैं। तस्वीरें ये भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात की, ग्रामीणों से सीएम ने हालचाल जाना, ग्राउंड जीरो पर जायजा उन्होंने लिया। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो नदी ने एक ही पॉइंट को टच किया, दीवार को एक ही पॉइंट को टच किया और वही जो है धराशायी हो गई, क्योंकि बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुए थे और जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट करें। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर भारी बारिश हुई और नदी का जलस्तर अगर 4-5 फुट और ऊपर हुआ तो जितनी भी दीवारें हैं ये कहीं आपको, जैसे आप देख रहे हो ये पुष्कर टूट चुका है, अभी बना था कुछ पहले टाइम पे ही, अभी ये द्वार टूट गया। ऐसे टूटेगा बारिश, जैसे अब नदी आ रही है, मौसम खराब है, अब मौसम में ये द्वार टूट गया, पता चला ये फिर से टूटेगा तो कितने घर फिर से बहा सकता है, कोई कैसे वो नहीं है। और ये पूरा जो बना है ये पानी इकट्ठा हो रहा है, इन्होंने बनाया था, अभी दोबारा इसकी नाली बनाई है, नाली के द्वारा से फिर पानी निकाला है, अभी से इसमें पानी इकट्ठा होगा, ऐसे ही होगा तो फिर परेशानी बहुत बढ़ सकती है हमारी। इसे 1 साल भी नहीं हुआ है, ये अभी तक सही से टिका भी नहीं है, उससे पहले टूट गया। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर बहुत दिक्कतें आएगी। अब जैसे पुराने बचे हुए जो बाकी उनको भी दिक्कतें आएगी बहुत, उनको भी बहने का ज़्यादा वो डर रहेगा। हमारे लिए तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये पुष्कर अभी 1 साल भी नहीं हुआ बना हुआ, और पुष्कर ये जो कि पहली बारिश में ही चले गया है, इससे हमको आगे आने वाले के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। वहीं इंडिया वॉइस की टीम ने आपदा सचिव से इस पूरे मामले में बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे सरकार प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने उनसे बातचीत की है। हाल ही में जो आपदा आई है उस आपदा पर बातचीत करने के लिए हैं विनोद कुमार सुमन जो आपदा सचिव है उनसे। सर, क्या स्थिति अभी लग पा रही है? अभी देखिए स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य बनाने का प्रयास किया गया है। स्थिति फिलहाल सामान्य है। रेस्क्यू काम में हमारे लगभग 250 से ज़्यादा लोग लगे हैं। अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। लगभग 600 राहत कर्मी हमारे रास्ते में हैं, वो मौके की तरफ जा रहे हैं। जो ही विंडो खुलेगी हमारे MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर और बहुत सारे संसाधन हैं, उनके माध्यम से भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों का रेस्क्यू कुछ किया गया, कितना अपडेट? कुछ लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया हम लोगों ने। अभी कुछ MI-17 की इनकी मदद ली जा रही है? अभी वो जोलीग्रांट में लैंड कर गए हैं। हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वही मौसम खुलेगा उनको रवाना करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के। ये कह सकते हैं कि आपदा सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू अभियान है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 200 से ज़्यादा लोग इस रेस्क्यू अभियान में वहाँ पर लगे। कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही मौसम साफ होता है तो फिर जो चिनूक या जो MI-17 हेलीकॉप्टर उनकी मदद से भी इस रेस्क्यू अभियान को किया जा सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून, उत्तराखंड। अब बढ़ते एक और अहम खबर की ओर। राजनीति की राहें अक्सर तकरारों से भरी होती हैं, लेकिन रायबरेली से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा पर तमाचा जड़ दिया। एक ऐसा तमाचा जो न सिर्फ एक राजनेता के चेहरे पर पड़ा बल्कि उस व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया जो कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती हैं। बुधवार की दोपहर थी, रायबरेली का गोल चौराहा था, माहौल था स्वागत का, फूलों की माला थी, नारों की गूंज थी और उसी भीड़ में छिपा था एक इरादा जो देखते ही देखते देश की राजनीति का नया सिरदर्द बन गया। RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की मंच की ओर वो बढ़ रहे थे, समर्थक उनकी अगवानी कर रहे थे, तभी एक युवक ने माला पहनाने की ओट ली और पीछे आकर मौर्य को जोरदार तमाचा जड़ दिया। भीड़ सन रह गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से ने सब कुछ अपने गिरफ्त में ले लिया। मौर्य के समर्थक भड़क उठे, आरोपी को वहीं पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ लात, घूसे और डंडों और आक्रोश का वो सिलसिला। आपको तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। लात, घूसे, डंडे और आक्रोश का वो सिलसिला जिसने आरोपी को लहूलुहान कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने जैसे तैसे हमलावर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया।
लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तमाचा केवल मौर्य के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो तमाचा था प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, जन सुरक्षा और राजनीतिक सहिष्णुता पर। सूत्रों की माने तो आरोपी युवक करणी सेना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक संगठन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले को सीधे सरकार से जोड़ते हुए बयान दे दिया, ये सरकारी गुंडे हैं, करणी सेना के लोग हैं जो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे और रायबरेली के सारस चौराहे पर रुके थे, यही ये हमला हुआ। गौरतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं, कभी धर्म पर टिप्पणी तो कभी सामाजिक न्याय की बात, और शायद यही कारण है कि वो कुछ लोगों के निशाने पर रहते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, लेकिन ये हमला जिस तरह से कैमरे के सामने समर्थकों के बीच और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, उसने सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। हमलावर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, गंभीर रूप से घायल है और अब जांच की जिम्मेदारी प्रशासन के पास है। ये सवाल अब बड़ा हो चला है, क्या अब नेताओं का स्वागत भी खतरे में है? क्या सियासी विरोध के नाम पर हिंसा को स्वीकार कर लिया गया है? और क्या अब लोकतंत्र का चेहरा थप्पड़ों और लातों से लाल हो चुका है? कानून व्यवस्था को जवाब देना होगा, साथ ही राजनीति को भी, कि क्या वो विचारधाराओं के लिए जहर बोने की जगह संवाद की राह चुनेगी। कार्यक्रम में आते वक्त रायबरेली जनपद के सारस होटल चौराहे पर जहां कार्यकर्ता हमारा स्वागत कर रहे थे, उनके ही बीच में कुछ करणी सेना के लोग घुसकर मुझ पर हमलावर हुए, जिसको देखते हुए पुलिस और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और साथ ही साथ ये करणी सेना के लोग आज पूरे प्रदेश में हर जगह हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में भी इन्होंने इसी तरीके से सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला किया था। हजारों की तादाद में वहां पर तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, फरसा, बर्छी, भाला लहराए गए। मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद थे, उसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए इनके हौसले बुलंद। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उनको माला पहनाया, उनसे हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस द्वारा जो है बीच बचाव किया गया उसमें, और जो कार्यकर्ता थे और उनके बीच में थोड़ी झड़प हुई, जिसके पश्चात दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें FIR दर्ज करके जो अग्रिम विधि कार्रवाई है वो कराई जा रही है। सेना का नाम आ रहा है, उसको देखिए जो भी हर बिंदु पे जांच की जाएगी और इस पे जांच करने के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधि कार्रवाई कराई जाएगी। अब एक और अहम खबर पर रुख करते हैं। जब प्रकृति अपनी क्रूरता दिखाती है तो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इंसान की उम्मीदें भी डूबने लगती हैं। प्रयागराज की वो सड़कें जहां कभी खुशियों के कदम गूंजते थे, आज वहीं आंसुओं के और दर्द की लंबी कतारें लगी हैं। गंगा की उफनती लहरें जो सदियों से जीवन की अमृत धारा रहीं, आज उन्हीं की भव्यता ने शहर को जकड़ लिया है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब जिन हाथों ने कभी जीवन दिया वो आज अंतिम विदाई के लिए खुद सड़कों पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। दारागंज का शमशान घाट जो शांति और अंतिम संस्कार का पावन स्थल था, पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। अब यहाँ मौत का सामना कर रहे परिवारों के लिए शमशान घाट नहीं बचा है, तो सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करना मजबूरी बन गया है। शवों की लंबी कतारें, परिवारों के टूटे दिल और इंतजार की घड़ियां जो घातक कष्ट में बदल रही हैं। एक बार में सिर्फ 8 से 9 शवों का ही अंतिम संस्कार हो पा रहा है और फिर भी भीड़ इतनी है कि लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, कभी कभी उम्मीद के साथ, कभी कभी बेबस और टूटे हुए। ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं है बल्कि लकड़ी की भारी कीमतों और तकनीकी बाधाओं का भी है। लकड़ी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जो अंतिम संस्कार कभी 2500 रुपये में होता था, अब उसका खर्च बढ़कर 5000 रुपये तक पहुंच गया है। और तो और दारागंज के मुख्य शमशान घाट की इलेक्ट्रिक मशीन भी सोमवार शाम को खराब हो गई, जिसने लोगों के दर्द को और गहरा दिया। बिजली से चलने वाली ये मशीन जिसकी कीमत मात्र 450 रुपये थी, अब बंद पड़ी है। परिवार मजबूर हैं या तो ज़्यादा खर्च करने के लिए या घंटों इंतज़ार करने के लिए। ऐसे में हमारी संवेदनाएं केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रह जाती हैं जो जिंदा हैं,
उन हजारों लोगों के लिए भी प्रार्थना बन जाती हैं जो इस कड़वी बाढ़ में नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार की ये दास्तां जो सड़कों पर हो रही है, हमें मानवता की सीमाओं और प्रकृति की क्रूरता का साक्षात्कार करवाती है। पर्याप्त राहत कार्य भी जारी है। प्रयागराज के छोटा बघाड़ इलाके में एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। उन्होंने छत पर फंसे 2 मासूम बच्चे विशाल और अंकित को सुरक्षित भी निकाला। उनकी मासूमियत और बच्चे की वो खट्टी मीठी कहानी, कबूतरों को दाना डालने गए थे और अचानक बढ़ती बाढ़ में फंस गए थे। यह हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है और मुश्किलों के बीच इंसानियत जिंदा है। इस दर्दनाक तस्वीर के बीच हम सभी से अपील है कि ये परिवार जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, उन्हें सहारा दें। सरकार, प्रशासन और राहत एजेंसीज पूरी कोशिश कर रही हैं कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा सके, पर यह वक्त इंसानियत के उस दिल का है जो हर आंसू को पोषे, हर उम्मीद को मजबूत करे। प्रकृति के इस प्रकोप ने हमें सिखाया है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और साथ ही ये भी कि उम्मीद का दिया हर अंधेरे में रोशनी करता है। आइए हम सब मिलकर उस रोशनी को बनाएं मजबूत और उन परिवारों के लिए जो आज इस अंधेरे में डूबे हुए हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब मरने के बाद जिनका अंतिम संस्कार करना होता है उनके लिए भी परेशानियां हो रही हैं। ख़ास तौर से जिन जगहों पर संगम नगरी प्रयागराज के शव जलाए जाते थे वो जलमग्न हो चुके। ऐसे में अब लोगों के पास बहुत ऑप्शन कम है। ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिक शवगृह है उसमें लोग अपने अंतिम परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सड़क पर जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर भी शवगृह कर रहे हैं। चूँकि संगम नगरी प्रयागराज में आसपास के ज़िले के लोग भी आस्था की वजह से यहाँ पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ने पर उन्हें इंतज़ार भी करना पड़ता है क्योंकि जो जगह है वो सीमित है और इलेक्ट्रिक शवगृह में भी जो लिस्ट है उसके हिसाब से उनको नंबर मिलता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जब बाढ़ की स्थिति में आम लोग परेशान हैं तो जो जिनके परिवार के लोग इस दुनिया से उठे हैं उनके लिए भी अब दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इंतज़ाम किए गए हैं लेकिन जिस तरह से शवगृह पर लोग पहुंचते हैं आसपास के ज़िले के लिए, उसके लिए उनको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन अब राहत ये ज़रूर हुई है कि पानी का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इन हालात में बदलाव आएगा और जो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे पहले की तरह ही जब घाट खाली हो जाएंगे तो वहाँ पे वो अंतिम संस्कार कर सकेंगे। शोएब इंडिया वाइस प्रयागराज। वो उड़ते थे आसमानों में और नीचे जमीन पर बिछी होती थी मुट्ठी भर दाने की उम्मीदें। हर सुबह कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई राहगीर अपनी दुनिया से चुपचाप निकलकर उन्हें कुछ दे आता था। दाना, थोड़ा सा वक्त और ढेर सारी मोहब्बत। लेकिन अब वही दाना एक अपराध बन चुका है। जी हाँ, मुंबई में अब कबूतरों को दाना डालना सिर्फ आदत नहीं, एक जुर्म बन गया है और इस जुर्म में दर्ज हो रही हैं एफआईआर, लग रहे हैं फाइन और साथ ही छिड़ गई है एक ऐसी बहस जो इंसान और परिंदे के रिश्ते के बीच खड़ी होती एक दीवार की तरह लगती है। मुंबई की व्यस्त सड़कों, गलियों और मंदिरों के बाहर जो चहचहाट आपको कभी सुकून देती थी, अब वही शहर के लिए खतरा बन रही है। कोर्ट के आदेश के बाद अब जिन लोगों ने इन मासूम परिंदों को दाना डालने की कोशिश की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। जुर्माना भी लगाया गया है। हाल ही में एक बुजुर्ग शख्स पर तो सिर्फ इसलिए केस हो गया क्योंकि वो रोज की तरह शांतिपूर्वक कबूतरों को दाना डाल रहे थे। क्या ये वाकई अपराध है या कोई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का, कई सामाजिक संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ पक्षियों से जुड़ी परंपरा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी करुणा और हमारी आत्मा का हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आज इसके बारे में एक बड़ी बैठक लेकर ये निर्णय दिया है कि जहां लोगों के स्वास्थ्य की पूरी चिंता करनी चाहिए, उसके साथ में सदियों से चली आ रही परंपराओं और जनभावना का भी आदर करना चाहिए। बीच का मार्ग निकालते हुए उन्होंने किस तरह से प्रॉपर स्वच्छता का उपयोग करते हुए, मशीनरी का उपयोग करते हुए, सारे प्रिकॉशन लेते हुए कबूतर खानों में कबूतर मरे नहीं, इसके बारे में महानगर पालिका को निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि ये सारे निर्देशों को तुम परसों 7 तारीख को कोर्ट में होने में जो सुनवाई हो रही है उसमें सादर करो और उनकी अप्रूवल के बाद में इस विषय में परमानेंट व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका को कार्रवाई शुरू करने का, कबूतर नहीं मरे इसके लिए उनको दाना डालने की व्यवस्था करने का, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये करने का निर्देश दिया है। इसलिए अब कोई कबूतर नहीं मरेंगे। कबूतरों को दाना देने के लिए कवर हटाने की यदि जरूरत होगी तो कवर हटाया जाएगा और यह सरकार का निर्णय है। सरकार अपने निर्णय को कोर्ट के सामने पेश करेगी और कोर्ट का इसके बारे में आदेश होने के बाद में उसको परमानेंट किया जाए। सबको मालूम है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से महाराष्ट्र के लोग कितने आशावान और खुश हैं और महाराष्ट्र माननीय देवेंद्र जी की सरकार से कितने आशावान और खुश हैं। सब जगह हमारी सरकार आएगी, हमारी बड़ी मतों से जीत होगी। धन्यवाद। अगर आप देखो अधिवेशन जब हो रहा था यहाँ पे महाराष्ट्र का, तब किन्नीकर साहब जो बीजेपी के आमदार है और कायंदे मैडम जो शिंदे साहब के आमदार है, उन्होंने मुद्दा वहाँ पे लिया था कि ये जो पंछी है या कबूतर है उनके कारण जो डिजीज होते हैं वो वहाँ पे स्प्रेड होते हैं, और चित्रा वाघ उन्होंने थोड़ा सा वो विषय भावनिक किया था, और उस विषय पे जो उदय सामंत जी है उन्होंने। अब एक और अहम खबर, कभी कभी एक मुलाकात सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती है, वो मुलाकात होती है विचारों के बीच, संघर्ष की और उस दर्द की जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी मुलाकात जिसमें आंसू थे, विश्वास थे और वो अटूट संबंध था जो वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतर रहा था। ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई है। मालेगांव ब्लास्ट केस के सालों बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो देश भर में हलचल मच गई और इसी फैसले के बाद भोपाल में एक घर का दरवाजा खुला। भीतर पहुंची उमा भारती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने, नहीं उन्हें गले लगाने, उनका माथा चूमने और उनकी तपस्या को नमन करने के लिए। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा के चरण छुए, उनके माथे को चूमा और फिर उन्हें गले लगाया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, ये उस पीड़ा की स्वीकारोक्ति थी जो साध्वी ने जेल में काटी। उस साहस की सराहना थी जिसे शायद इतिहास लिखते वक्त कई बार अनदेखा कर दिया गया। साध्वी ने कहा कि उमा दीदी ने वो कर दिखाया जो पुरुष नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक आईना था। सवाल, आरोप और शक की परछाइयों में कुछ रिश्ते अडिग रहते हैं। आज साध्वी प्रज्ञा को उमा भारती ने मसीहा तक कह दिया। उनकी तपस्या का और उनके शौर्य का ऐसा तेज रहता है कि आप भावुक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला रही थी। पर आपकी आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, अपन तो इस मामले में मेरा इमोशनल क्वेश्चन तो है जिससे पूरी मेरी जिंदगी चलती है, भावुकता से, तो इसलिए। लेकिन दीदी तो शौर्यवान है, शौर्य की साक्षात मूर्ति दुर्गा। मिलन है, आप हमेशा कहती है, जब मिलती है तो मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या मैं नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। मैंने तो अपने गुरु से संन्यास लिया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनकी आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। नहीं, ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो वो तो प्रताड़ना की कहानी है, फिर प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष की। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई है, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो, और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है। दरअसल हर दिन बस यही सोचो कि अगर तुम किसी की जिंदगी थोड़ी सी भी आसान बना पा रहे हो तो तुम इस दुनिया में सबसे जरूरी काम कर रहे हो। तो बात पते की दरअसल यही है कि हर दिन बस यही सोचो कि अगर तुम किसी की जिंदगी आसान बना पा रहे हो तो वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।